नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 से 120 क्लियर। और सुन लीजिए, अभी तब तक मत बनाइएगा जब तक मैं कहूंगा कि नहीं बनाइएगा। क्लियर। आर्टिकल 79 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। संसद का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपर हाउस, उच्च सदन का गठन। आर्टिकल 80। ठीक। मैक्सिमम मेंबर 250, 238 मेंबर elected by electoral college, 12 member nominated by president। ठीक। 238 सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। क्लियर। और इसमें होंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मीन्स इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, मीन्स अपर हाउस के मेंबर का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा वह किससे बनेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से। ठीक। और 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर। यहां पर है आर्टिकल 81, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोअर हाउस, निम्न सदन का गठन। मैक्सिमम मेंबर 552 और ये होगा 2026 तक। और ये डेट पड़ी है 84 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक। अब इस 552 सदस्यों में 530 सदस्य मेंबर elected by public in state। क्लियर। राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। ठीक। 20 मेंबर elected by UTS। यूटीएस समझ रहे हो? यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूटीएस। ये भी यहां के पब्लिक। क्लियर। ये हो गया। अब
टू मेंबर ये है थोड़ा सा आर्टिकल 331 देखना। डायरेक्ट है जी तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई वाला दो। 331 है कि देखते हैं मेंबर 331 एंग्लो इंडियन, ठीक। 202 मेंबर nominated by president in Anglo Indian community, but 104 अमेंडमेंट के द्वारा इसे सस्पेंड कर दे। प्रेसिडेंट ये है आपका बिल L/U/L +, ये है आपका आर्टिकल 79 आर पार्लियामेंट्री प्रोसेस। एक चीज बताओ, एक मिनट, आदमी नहीं, तुम्हारे क्वेश्चन का ही जवाब मैं क्वेश्चन से ही दे रहा हूं। तुम कह रही हो ना कि एक अमेंडमेंट के द्वारा कितने किए जा सकते हैं, ठीक। एक बार आदमी मरेगा तो कितनी बार मरेगा? ऐसा तो नहीं है कि एक बार मरेगा तो आंख मरेगा, एक बार मरेगा तो मुंह मरेगा, एक बार मरेगा तो हाथ मरेगा, एक बार मरेगा तो चेस्ट में बंद हो जाएगी। तो कोई भी एक ही अमेंडमेंट होगा तो पूरा का पूरा सेक्शन खा जाएगा। अब समझ में आई बात? जिस आर्टिकल को यूज किया जाएगा उस आर्टिकल का अगर अमेंडमेंट किया जाता है तो उसमें जितने प्रोविजन है सब एक्सेप्शन लिखा जाएगा कि इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट इस सेक्शन पर नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया आप लोग का? अब चलिए, अगर हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज पार्लियामेंट। ये आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन ये चीज उस क्वेश्चन के लिए जवाब नहीं है जो पूछा जाता है कि हाउ कैन डिफाइन डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का पतन। डिक्लाइन पतन, खत्म हो जाना, उत्थान और पतन दो चीजें आती हैं। तो अगर संसद तुम लोग के हिसाब से अगर ये है तो पतन का मतलब कि इसमें से एक एक ईंट गिरती गई, पतन होता गया। इसलिए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज ए ग्रुप ऑफ 3 ऑर्गन्स, फर्स्ट अपर हाउस, सेकंड लोअर हाउस एंड थर्ड प्रेसिडेंट, ठीक। एंड कंप्लीट पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो होगा वह इन्हीं के पार्टिसिपेशन से होगा। अगर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है, इसलिए यहां पर पार्लियामेंट जो कुछ है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, वह पार्लियामेंट यहां पर है सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है, मूल्यों का प्रतिबिंब है। पार्लियामेंट अब ऐसा क्यों होता है? डेमोक्रेसी इज द पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक नहीं? डेमोक्रेटिक सिस्टम एक पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम है, क्लियर? तो पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम होने का मतलब कि विश्व में सर्वमान्य। तो डेमोक्रेसी को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक, और इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी कहा जाता है, सिस्टम, प्रतिनिधि व्यवस्था प्रणाली, ठीक। यहां पर है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक, ये है
नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बट पब्लिक पार्टिसिपेशन बाय रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, यानी जनता प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेती बल्कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेती है। क्लियर? अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया तो जनता का पार्टिसिपेशन, यानी मीन्स कि ये आज स्विट्जरलैंड में है। आज प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है वो स्विट्जरलैंड है, कंट्री है, स्टेट है। ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। तो स्विट्जरलैंड को छोड़कर विश्व के जितने भी स्टेट हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम का सपोर्ट करते हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही इंपॉर्टेंट है। एनिमीज कि जनता, नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज बट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज बाय रिप्रेजेंटेटिव। एनिमीज कि जनता राजनीतिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेती बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है, भाग लेती। ठीक, अब इस सिस्टम को पार्टिसिपेशन कह रहे हैं, इस सिस्टम को। तो इसके कारण हर हाउस में, हर स्टेट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के रूप में पार्लियामेंट पाई जाती। इस पार्लियामेंट को अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, इंडिया में पार्लियामेंट कहा जाता है, बांग्लादेश में मजलिस कहा जाता है, रूस में क्रेमलिन कहा जाता है, जर्मनी या जापान में डाइट कहा जाता है। ठीक, कहीं पर असेंबली कहा जाता है। यानी मीन्स कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्लियामेंट। तो ये चीजें, तो इस स्थिति में या इस सिचुएशन में पार्लियामेंट की जो पोजीशन है वो प्रत्येक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक स्थिति में पाई जाती है। अब अगर यहां पर नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक बट पार्टिसिपेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो अगर यहां पर अगर हम देखें ये, तो यहां पर भी जनता के निर्वाचित सदस्य हैं, यहां पर भी जनता के निर्वाचित सदस्य हैं, यहां पर भी जनता के निर्वाचित सदस्य हैं। इसका मतलब कि पार्लियामेंट की जो पोजीशन है, पार्लियामेंट की स्थिति है या ऑर्गेनाइजेशन है, वह ऑर्गेनाइजेशन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बन रही है। क्लियर? अब अगर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि, अगर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि अगर पार्टिसिपेट करते हैं, अगर पार्लियामेंट लॉ फॉर्मेशन कर रही है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस लॉ का फॉर्मेशन जनता ही कर रही है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस लॉ का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, जनता कर रही है। तो अगर जनता कर रही है, जनता की स्थिति कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जनता के मूल्य, जनता के इंपॉर्टेंस या डेमोक्रेटिक वैल्यू सिक्योर होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू साउंड होते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर पूरा डिक्टेट करूंगा कि पार्लियामेंट को क्या है। अब इस पूरी सिचुएशन को, पार्लियामेंट को लगभग 20 इयर्स तक, यानी मीन्स 1950 टू 1960 70 के अराउंड, इसे कहा जाता है कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मंदिर था। अब इसलिए नहीं कहा जाता है कि उस समय संसद का जो गठन जिन लोगों से होता है, वे लोग टॉप कैरेक्टर वाले थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते समय वह अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इग्नोर कर लेते थे।
और नेशनल बिल्डिंग में चाहे वो रूलिंग क्लास हो चाहे अपोजिशन हो, वह अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे थे। इसलिए उस समय यानी लगभग 2 दशकों तक, यानी 1950 टू 1970 तक संसद में प्रवेश करना एक प्रेस्टिजियस इशू था, एक सम्मान की बात थी, एक गरिमा की बात थी, क्योंकि उस समय संसद की पोजीशन देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के रूप में थी, लोकतंत्र के मंदिर के रूप में था। क्लियर? बट 1970 के पश्चात जब कास्ट, सेकुलरिज्म, फैमिलिज्म, करप्शन एंड रीजनलिटी जैसे कंजर्वेटिव इशूज उभर गए, तो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी डिक्लाइन होने, यानी लोकतंत्र का यह मंदिर धीरे धीरे गिरने लगा। और तब कहा जाता है कि तब संसद, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर था, वह लोकतंत्र का मंदिर गिर के राजनीतिक दलों के राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का एक साधन बन गया। क्लियर? अब क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? संसद सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अब अगर संसद सेंट्रल लेजिस्लेटिव है तो इस लेजिस्लेटिव का वर्क है इफेक्टिव लॉ फॉर्मेशन, प्रभावशाली लॉ फॉर्मेशन। ठीक? तो राष्ट्र निर्माण या नेशनल बिल्डिंग में अपने रोल को पार्टिसिपेट करे या अपने रोल को निभाए। लेकिन संसद की जो पोजीशन है, संसद की जो स्थिति है, उस स्थिति को लेकर अगर ये कहा जाए, यह स्थिति देखी जाए कि संसद की स्थिति ये है, तो इस स्थिति में संसद इफेक्टिव लॉ फॉर्मेशन कहां कर रही है? अब अगर क्राइम को लेकर पार्लियामेंट लॉ बनाती है और उस बनाने वाले क्रिमिनल खुद हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो क्या उस पार्लियामेंट से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि पार्लियामेंट कोई इफेक्टिव लॉ बना सके जिससे क्राइम का रिस्ट्रिक्शन हो? वर्तमान समय में या प्रेजेंट टाइम में संसद में वे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वे लोग शामिल हो रहे हैं जिनकी वास्तविक पोजीशन या वास्तविक स्थिति पार्लियामेंट नहीं है, कहीं और है। लेकिन ये हमारी लोकतंत्र की विडंबना है, हमारे लोकतंत्र के लिमिटेशन है कि इस लिमिटेशन के कारण या इस लिमिटेशन को लेकर जो स्थिति है, उस लिमिटेशन के द्वारा जो स्थिति डेवलप कर रही है, वह डेवलपमेंट यही है कि नहीं? अब डेवलपमेंट का पोजीशन यह है कि आज राजनीतिक दल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं देते, और अगर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं देते तो ऐसी स्थिति में सदन के पार्लियामेंट के जो वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो डिक्लाइन करेगा कि नहीं? सदन के अंदर पैसे लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है। सदन के अंदर जो असंसदीय अनपार्लियामेंट्री बिहेव जो किए जाते हैं, एब्यूजिंग लैंग्वेज जो यूज किए जाते हैं, क्या वह लोकतंत्र है? ये सब पोजीशन किधर लेके जा रही है? इसलिए कभी भी ये मत कहिएगा कि पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ 3 ऑर्गन्स। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज द 3 ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ 3 ऑर्गन्स, बट पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और देन अगर सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक पोजीशन है, तो इस
स्थिति में या इस सिचुएशन में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। और जब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिबिंब है या स्थिति है, उस स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों को धीरे धीरे क्लियर। तो इन सभी स्थितियों को लेकर, इन सभी स्थितियों के को लेकर लोकतंत्र को इस रूप में भी देखा जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। यही कारण है कि फर्स्ट टाइम दैट इज द एंट्री ऑफ पार्लियामेंट इन मोदी क्या करते हैं, साक्षात दंडवत कर देते हैं। रीजन, वो बिल्डिंग को दंडवत नहीं करते हैं, उसे लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, क्योंकि उस मंदिर में भारत के 140 करोड़ लोगों का, 140 करोड़ लोगों का फेथ है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़िएगा। और एक वीडियो है आपके पास, सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यूट्यूब पर, उसको देखिएगा। मेरी